ट्वेल्थ क्लास के फिजिक्स के चतुर्भुज लेक्चर्स की सीरीज में स्वागत है आप सभी का। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में क्या डिफरेंस है एंड क्या सिमिलरिटीज है। इन दोनों बलों में क्या समानताएं हैं व असमानताएं हैं। एज वी गाइस नो, जो कूलॉम का नियम है और गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ये दोनों नियम जो है लगभग एक जैसे नियमों पर आधारित हैं। आप कूलॉम के नियम का स्टेटमेंट देख लो, और गुरुत्वाकर्षण का नियम जो था उसका स्टेटमेंट देख लो, दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज मिलेंगी। जैसे हम कूलॉम के नियम में क्या बोलते हैं बच्चा, हम कूलॉम के नियम में बोलते हैं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये स्टेटमेंट होता है कूलॉम्स लॉ का। बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम का स्टेटमेंट क्या होता है। तो वहां पर न्यूटन जी ने स्टेटमेंट दिया था, दो स्थिर पिंडों के मध्य ब्रह्मांड में स्थिर दो पिंडों के मध्य, या किन्हीं दो पिंड बोल सकते हैं, कोई भी पिंड हो, ब्रह्मांड का कोई भी पिंड हो, हर पिंड में वो लागू होता है गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो स्टेटमेंट क्या था, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आई बात? मतलब इन्होंने जो नियम दिया था इसमें होता था, जो बल होता था दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। और जो स्थिर वैद्युत बल होता है ये होता है Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती। और दिख रहा है ना, सिमिलरिटी दिख रही है। केवल अंतर क्या है, यहाँ पर आवेश है, यहाँ पर बिंदु आवेश है, और यहाँ पर पिंड है, यहाँ द्रव्यमान लिया गया है। यहाँ पर क्या होता है, m1 मास का कोई पिंड r मीटर दूरी पर, मतलब दो पिंड जिनका द्रव्यमान m1 है और m2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित होते हैं, तब उनके बीच में क्या काम कर रहा होता है, एक गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा होता है। तो इन पिंडों के बीच में एक आकर्षण बल काम कर रहा होता है, उसको ये बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। उसी को क्या बोलते हैं बच्चा, उसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। हमेशा एक बात याद रखना, जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है, उसके बीच में हमेशा आकर्षण बल ही लगता है। अभी आप लोग को हमने बताया था जब आवेश के बारे में बात कर रहे थे, गुरुत्वाकर्षण कूलॉम का नियम जब पढ़ा रहे थे, तो कूलॉम के नियम के स्टेटमेंट में बताया था दोनों स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। यहाँ दो बल के बारे में बात करते हैं, ध्यान रखना है बात, आकर्षण और प्रतिकर्षण की बात करते हैं। बट जब हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल की, गुरुत्वाकर्षण के नियम की, तो वहाँ केवल एक बल आता है, और वो बल किसके मध्य लग रहा होता है, द्रव्यमानों के मध्य। मतलब इसीलिए द्रव्यमान के मध्य हमेशा आकर्षण बल ही लगता है, बात याद रखना। लेकिन अगर आवेश है, आवेशों के मध्य आकर्षण बल भी लग सकता है और प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है। तो इसी प्रकार बहुत कुछ असमानताएं भी हैं, कुछ समानताएं भी हैं। ये देखेंगे कौन सा बल ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा प्रबल है, कौन सा बल वीक है या कम प्रबल है, ये सब देखते हैं हम लोग। क्या कौन सा बल कहाँ पे लागू होता है, कहाँ पर नहीं लागू होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, कहाँ कहाँ लागू होगा, निर्वात में लागू होगा या नहीं होगा, पानी में लागू होगा या नहीं होगा, किसी माध्यम में लागू होगा कि नहीं होगा, और जो अपना एक कूलॉम्स लॉ था ये कहाँ कहाँ पर लागू होता है। तो कुछ लिमिटेशंस हैं इनकी, वो देख लेते हैं, और जो सिमिलरिटीज है वो देखते हैं, जो डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं। बिकॉज जो हम लोग चतुर्भुज बैच में स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स की, एक इस पर आधारित है, ये बोर्ड लेवल एग्जाम पर आधारित है, इसलिए हम आपको एक एक चीज़ लिख दिए हैं। बिकॉज बोर्ड में अगर आएगा तो आप ऐसे ही लिख कर आना, ठीक है। आओ देखते हैं, पहले हम पढ़ते हैं हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंसेस पढ़ेंगे, असमानता क्या है इनमें, क्या इनमें डिफरेंसेस है वो देखते हैं। अब देखो भाई, जो स्थिर वैद्युत बल है, उसमें क्या है, स्थिर जो वैद्युत बल है, वैद्युत बल आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। वैद्युत बल क्या हो सकता है, वैद्युत बल आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। जैसे कि आपको हमने पहले ही बताया है, अगर समान आवेश है तो उनके बीच में काम करता है प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल काम करता है, प्रतिकर्षण बल काम करता है। ये सब बात हमने आपको बता दिया है। समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल, अगर असमान आवेश है, सपोज करो आवेश कैसे हैं, ये तो समान आवेश हो गए। अगर आवेश कैसे होते भाई, ये तो समान आवेश की बात हो गई। अगर आवेश एक प्लस हो एक माइनस हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो इनके बीच में हमेशा काम करेगा
आकर्षण बल, समझ में आई बात, आकर्षण बल। यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है, यहाँ से बच्चा कंक्लूजन ये निकलता है कि जो स्थिर वैद्युत बल होते हैं उनमें आकर्षण बल भी लगता है और प्रतिकर्षण भी बल भी लगता है, कोई भी बल लग सकता है। अगर समान प्रकार के आवेश हैं तब प्रतिकर्षण बल लगेगा, असमान आवेश है तो आकर्षण बल लगेगा। तो यही हम क्या जानते हैं, वैद्युत बल आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल हो सकता है। अर्थात यहाँ से पता चलता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ठीक है, यही बात कर ले हम कहाँ पर, गुरुत्वाकर्षण बल में। तो यहाँ हमने लिखा है गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है। इसका मतलब इसमें केवल एक ही प्रकार का बल लगेगा, आकर्षण, आकर्षण और आकर्षण ही लगेगा, प्रतिकर्षण कभी नहीं होने वाला। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि द्रव्यमान हमेशा एक प्रकार का होता है। यहाँ से हमने कंक्लूजन पहले नियम से निकाला था कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, क्योंकि आवेशों के मध्य दो प्रकार के बल लगते थे, एक बल लगता था आकर्षण का, दूसरा प्रतिकर्षण का। बट हमने क्या देखा, जब हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की, हमने देखा दो पिंड होते हैं जो द्रव्यमान होते हैं, जो द्रव्यमान होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित ही करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित ही करते हैं। इसीलिए हमने क्या देखा, इसीलिए हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि जो द्रव्यमान होता है वो एक ही प्रकार का होता है। ठीक, आगे देखते हैं भाई। दूसरा है जो वैद्युत बल है, जो वैद्युत बल है वो आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है। ये भी मैटर करता है कि आवेश कहाँ पर रखें। अगर आवेश हवा में रखा होगा, आवेश हवा में रखा होगा तो दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल अलग होगा। अगर आवेश निर्वात में रखा होगा तब दोनों आवेशों के मध्य क्या बल काम करेगा। अब दोनों आवेशों को हम पानी में रख दें, दोनों आवेशों को पानी में रख दें तब कितना बल काम करेगा, और अगर उन्हीं आवेशों को हम ले जाकर कीचड़ में रखते हैं तब कितना बल काम करेगा। उन दोनों आवेशों को ले जाकर मिट्टी में दबा दें तब कितना बल काम करेगा। उन्हीं दोनों आवेशों को ले जाकर ऑयल में डुबा दें तब उनके बीच कितना बल काम करेगा। मतलब अगर ऐसे ऐसे हम माध्यम बदलते जाएं, दोनों आवेशों को अलग अलग माध्यम में रखते जाएंगे तो दोनों आवेशों के मध्य जो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल भी बदलता जाएगा। समझ में आई बात। मतलब अगर माध्यम अलग होगा, जैसे ही माध्यम अलग हुआ दोनों आवेशों के मध्य अलग बल लग गया। ये बात समझ में आई ना। इरेज करो, समझाते हैं, इसको इरेज करके समझाता हूँ भाई। देखो देखो देखो, सपोज करो हमारे पास एक बॉक्स है, हमारे पास दो आवेश था, एक आवेश था Q1, एक आवेश था Q2। हमने इसको r मीटर की दूरी पर जल में रख दिया। कहाँ रखा, जल में रखा। अब हमारे पास एक बॉक्स और था, पहले जल में रखो, पहले रख दो वायु में, पहले एयर में रख दो। हमारे पास फिर से एक Q1 आवेश था, Q2 आवेश था, फिर से दूरी बराबर है अभी भी r दूरी पर, इनको रख दिया हमने जल में। कहाँ रख दिया, जल में रख दिया। अभी भी दूरी बराबर है, हमने इनको कहाँ रख दिया, Q1 Q2 वही है, और हम इनके बीच की दूरी क्या r निश्चित कर रहे हैं, हम इनको रख दिया ऑयल में। किसमें रख दिया, तेल में रख दिया। चलो मान लो सरसों का तेल है, सरसों का तेल भाई जिसको कड़वा तेल बोलते हो, सरसों का तेल है, जानते हैं सब लोग, हम यूपी वाले हैं इसलिए जानते होंगे कड़वा तेल क्या होता है। देखो क्या है, हमने उन आवेशों को, दूरी बराबर है बच्चा, 4 मीटर दूरी है, जितनी दूरी पर हमने वायु में रखा था उतनी दूरी पर उन आवेशों को ले जाकर हमने जल में रख दिया, और उतनी ही दूरी पर, दूरी निश्चित रख रहे हैं, हमने ले जाकर कहाँ रख दिया, तेल में रख दिया। तो इनके बीच जो लगने वाला बल है ना वो भी बदल जाएगा। जब आवेशों को हम वायु में रखेंगे तो उनके बीच अलग बल काम करेगा, जब आवेशों को हम जल में रखेंगे तो उनके बीच अलग बल काम करेगा, और आवेशों को जब ऑयल में रख देंगे तो उनके बीच अलग बल काम करेगा। इसीलिए लिखा है वैद्युत बल आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। बट जो माध्यम होगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। आप कहीं पर भी रखो उसको मजा आता है, वो कहता है हमें ले जाओ कहीं पर, बदल के दिखा दो हमारा मान। हम जितना बल आसमान में लगाएंगे, जितना बल एयर में लगाएंगे, जितना बल वाटर में लगाएंगे, जितना बल ऑयल में लगाएंगे, हर जगह उतना ही बल लगाते रहेंगे। हमारा मान हमारे बल का मान कोई बदल नहीं सकता। एक कौन बोलता है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो बोलता है, कहता है बेटा मुझे कहीं पर ले जाकर रख दो पिंड है दोनों, कहते हैं मुझे दुनिया में कहीं भी ले जाओ, किसी भी माध्यम में रख दो, और हमारे बीच दूरी निश्चित है तो जितना बल हम पानी में लगाएंगे उतना ही बल आसमान में लगाने वाले हैं, उतना ही बल अगर हवा में रखोगे तब भी उतना ही बल लगाएंगे। कहीं पर ले जाओ हमें फर्क ही नहीं पड़ता, बेशर्म है, हमें फर्क नहीं पड़ता माध्यम का। समझ में आई, हमें लज्जा नहीं आती। कहीं पर जैसे ये है, जो ये है ना कौन सा स्थिर वैद्युत बल, शर्म आता है। ये जब हवा में रहता है, हवा में भाई रह दिया, हवा में कोई देखने वाला था नहीं, तब खुल के एकदम बल लगाता है, एकदम जोर से बल लगाता है। पानी में ले जाकर रख देते हैं भाई, पानी के पार्टिकल देख रहे होते हैं, कहते हैं ना, शर्माने लगता है वहाँ पे।
ऐसा नहीं होता अपने गुरुत्वाकर्षण बल के साथ में। वो कहता है कहीं पर रख दो, फर्क ही नहीं पड़ता। क्या नहीं पड़ता? फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप समझाते हैं, देखो देखो भाई, मजाक मजाक में थोड़ा बहुत हम लोग मजाक कर लेते हैं, करना भी चाहिए। ये हो गया Q1 Q2। हमने माध्यम समझ लो, एक माध्यम है दोनों, सॉरी यहाँ पर Q1 Q2 नहीं होता। हमारे पास दो द्रव्यमान है M1 और M2। हमने इनको कहाँ में रखा? मान लो हमने हवा में रखा है, पहले कहाँ रखा? हवा में रखा। उसके बाद में दूरी उतनी है r मीटर। हमने उन्हीं पिंडों को कहाँ ले गए? हम उन्हीं पिंडों को रखा है नदी में। नदी में जाकर फिर से r दूरी पर रख दिया। फिर से हमारे पास, हम फिर से उन्हीं को वहाँ नदी में से निकाले और M1 M2 द्रव्यमान को r मीटर दूरी पर ही हमने रख दिया तेल में। घर पे लाए, मम्मी ने रखा था सरसों का तेल भाई खाना बनाने के लिए। हमने तेल को निकाला बाल्टी में और रख दिया दोनों आवेश को। बाद में हमारी कुटाई होगी अलग बात है, हमने कर डाला। आप मत करना ऐसा, आप समझोगे, हम कर चुके हैं, आपको पिटने की जरूरत नहीं है। आप देखो कैसे हो रहा है। अब देखो, हमने आवेशों को r मीटर दूरी पर हवा में रखा है। एक बार हमने बल निकाला कि उनके बीच कितना बल लग रहा था। उसके बाद फिर से हमने उन्हीं आवेश नहीं बेटा, पिंड, गलती से निकल गया मुझसे, पिंड। हमने M1 M2 पिंड को, M1 एक पिंड था M1 जिसका द्रव्यमान M1 था, दूसरा पिंड था जिसका द्रव्यमान M2 था। दोनों को r मीटर दूरी पर हमने कहाँ रखा? r मीटर दूरी पर हमने इनको रखा हवा में। इनके बीच बल निकाला, हमने सपोज करो इनके बीच लगने वाला बल F था। उसके बाद फिर F1 था। उसके बाद हमने इन्हीं दोनों पिंडों को ले जाया r मीटर दूरी पर ही जल में रख दिया, नदी में रखा है। फिर बल निकाला, फिर इनके बीच जो बल था F2 था। फिर हम क्या किए? उन्हीं पिंडों को ले जाकर तेल में डुबो दिए r मीटर दूरी पर ही। दूरी नहीं बदलना है। फिर क्या देखा हमने? इनके बीच F3 बल लग रहा था। उसके बाद में पता क्या हुआ? हमने ध्यान दिया, हमने देखा कि F1 कितना था, F2 कितना था, सबको देखा, तीनों को देखा। तो हमें निष्कर्ष मिला तीनों बराबर है भाई। ये लो, F1 बराबर F2 बराबर F3। मतलब किसी भी माध्यम में ले जाओ, बल का मान नहीं बदलने वाला है। जहाँ जो बल हवा में लग रहा था वही बल जल में लग रहा है, और उतना ही न्यूटन का बल कहाँ लगेगा? तेल में भी लगेगा। इसका मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करेगा। अगला देखो, स्थिर वैद्युत बल जो होता है बहुत प्रबल बल है। जो स्थिर वैद्युत बल है ना, बहुत जोर से लगाता है, बहुत मतलब आराम से, उसकी आदत नहीं है। बहुत प्रबल बल है, एकदम मजबूती के साथ। एकदम समझ लो खली है, पहलवान है। एक खली को ले लो, एक मुझे ले लो, बस ये इतना अंतर है, समझ लो, ठीक है। जो स्थिर वैद्युत बल होता है बहुत प्रबल बल होता है, और दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल एकदम क्षीण बल होता है। इतना सा, मतलब समझो चींटी है, हाथी ले लो, एक चींटी ले लो, उतना अंतर है दोनों में। कि जो स्थिर वैद्युत बल होगा, सोचो स्थिर वैद्युत बल बहुत बड़ा बल है, समझ लो। अगर स्थिर वैद्युत बल हाथी है तो गुरुत्वाकर्षण बल समझ लो चींटी है। इतना अंतर होता है दोनों के बीच, ठीक है ना। तो ये बहुत क्षीण बल होता है। इसीलिए देखो हमने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, इसको इरेज करो। इसको समझाने वाली बात थी, सब बकवास बातें थी, सब मजाक था, बाकी सब कुछ नहीं है। दुनिया मजाक है, हम पढ़ रहे हैं वही मजाक है। और देखो, जब जो बहुत क्षीण बल होता है, हमने लिखा है ना, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत क्षीण बल होता है, मतलब इसीलिए इसको वैद्युत बल की तुलना में नगण्य मान लिया जाता है। अतः गुरुत्वाकर्षण बल को वैद्युत बल की तुलना में किसकी याद रखना, वैद्युत बल की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल को नगण्य मान लेते हैं। जैसे अब एक हाथी ले लो, एक चींटी ले लो, तो चींटी का बल जो है भाई हाथी की तुलना में नगण्य ही हुआ ना। वैसे ही यहाँ पर लिखा भी हमने, जो वैद्युत बल बहुत अधिक प्रबल बल है ना, हमने यहाँ पर लिखा है दो इलेक्ट्रॉन लिया हमने। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान इतना कम है। मतलब अगर मैं ये क्या बोलते हैं इसको, गर्मी की वजह से भूल जा रहा है, गर्मी में Fe क्या है भाई? स्थिर वैद्युत बल। इसको इरेज करते हैं, एक बार इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, समझाते फिर। देखो, अगर जो दो इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ उपस्थित है, इनके बीच में r दूरी पर, इनके बीच में जब हमने Fe निकाला था, Fe का मान जो भी आया, Fe का मान कुछ आया, और उसके बाद हमने इन्हीं दोनों के बीच लगने वाला क्या निकाला? हमने इन्हीं दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निकाला। तो देखो यहाँ पर जब हम Fe निकालेंगे तो इन पर कितना आवेश है उसको लेके सॉल्व करेंगे। जब हम इनके बीच, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लेकर सॉल्व करेंगे। बात याद रखना, r दूरी पर है, इनके बीच Fg निकाला तो पता है क्या अंतर आता है? इतना बड़ा अंतर आता है कि जो Fe था 10 की घात 43 Fg के बराबर था, ठीक है। मतलब
अगर समझ लो जो Fe है एक बल लगाएगा तो इसको 43 बल लगाना पड़ रहा था, 43 गुना इतना अंतर, वो भी 10 की घात 43, एक दो खाली 43 नहीं 10 की घात 43। सोच सकते हो कि ये Fg कितना वीक है, कितना कमजोर बल है, मतलब कोई नगण्य है। जैसे हम हैं, मैं हूँ, मेरा ये दीवार है जिस पर ये बोर्ड टिका हुआ, पीछे दीवार है, दीवार के बीच मेरे बीच भी एक गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, लेकिन इतना नगण्य है ना, उस बल का मान इतना कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क पड़ रहा है, ये देखो घूम टहल रहा हूँ, आप हो। देखो दुनिया में जो ये नियम है, दुनिया में स्थित हर पार्टिकल के लिए है। अगर एक पार्टिकल मैं हूँ, एक पार्टिकल आप भी हो जो देख रहे हो वीडियो को, तो एक पार्टिकल मैं हुआ, एक पार्टिकल आप हो, हमारे आपके बीच भी क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। और वो आकर्षण बल कौन सा, यही गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। बट हमारे बीच आकर्षण तो लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, बट हम क्या एक दूसरे की तरफ खींचे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं ना। आकर्षण बल तो लग रहा है, लेकिन उस बल का मान क्या है, एकदम नगण्य है कि हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अभी भाई आपको एक चींटी धक्का दे तो कोई फर्क पड़ेगा, आपको एक चींटी अपनी तरफ खींचे, आप काटने वाली बात नहीं हो रही, दर्द हो जाएगा अलग बात है, एक चींटी आपको अपनी तरफ खींचे या आपको धक्का दे, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण बल भी है, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना नगण्य बल है। तो वही मैंने बताया, अगर इलेक्ट्रॉनों के बीच में बल निकालते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल निकालते हैं और स्थिर वैद्युत बल निकालते हैं, कितना डिफरेंस आता है। स्थिर वैद्युत बल का मान जो होगा गुरुत्वाकर्षण बल के मान का 10 की घात 43 गुना होता है। चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लेना, अदरवाइज अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवा दूंगा, ठीक कैसे आता है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई, समझा, मैं बहुत डीप में समझा रहा हूँ, अच्छी बात है, आप समझो इसको। हमने पहले क्या बताया, ऊपर लिखा था असमानताएं, तो असमानताओं में क्या क्या पढ़ लिया। पहली असमानता पढ़ा हमने, पहली असमानता पढ़ा कि जो स्थिर वैद्युत बल है, स्थिर वैद्युत बल है, स्थिर वैद्युत बल हमेशा क्या होगा, स्थिर वैद्युत बल हमेशा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल होता है, और अपना गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण का बल होता है। ये असमानता हो गई। जो स्थिर वैद्युत बल है वो अपने आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है, और गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। स्थिर वैद्युत बल बहुत अधिक प्रबल बल है, बहुत अधिक प्रबल बल है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल प्रबल बल नहीं है। समझ में आई बात, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब क्या पढ़ेंगे, समानता पढ़ लिए। अब बुराई कर रहे थे, अभी तक बुराई कर रहे थे, कर लिया भाई, क्या पढ़ लिया हमने, असमानता पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे समानता। तो आओ देखते हैं भाई समानता क्या क्या है, समानता पढ़ा जाए ना, समानता पढ़ते हैं। पहली समानता क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता है। जो ये बल है, जो स्थिर वैद्युत बल है, किनके बीच लगता है, दो स्थिर बिंदु आवेश हो, उन्हीं के बीच ये बल काम करता है। वो भी आवेश स्थिर होने चाहिए। अगर आवेश गतिमान है, एक आवेश इधर को भग रहा है, एक आवेश इधर को भग रहा है, एक आवेश मेरी तरफ आ रहा है, एक आवेश आपकी तरफ जा रहा है, तो बच्चा ऐसे में कूलाम का नियम लागू नहीं होने वाला, स्थिर आवेश होनी चाहिए। वैसे ही यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल में भी दो द्रव्यमान है, दो पिंड है, वो भी स्थिर होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता है, और ये दो स्थिर द्रव्यमान कणों की मध्य लगता है। सिंपल है, ये आवेशों की मध्य लगता है, द्रव्यमान कणों की मध्य लगता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ आ जाए, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये बल स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखे थे ना, ये क्या होता है, इसमें हम पढ़ते हैं ऐसे, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यहाँ पढ़ते हैं जो बल होगा दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब जो फोर्स होगा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और यहाँ पर भी जो उनके बीच लगने वाला, द्रव्यमानों के बीच लगने वाला फोर्स है, वो भी दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट, निर्वात में भी क्रियाशील रहता है। जो स्थिर वैद्युत बल है निर्वात में भी काम करता है, और अपना गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी निर्वात में काम करता है, दोनों निर्वात में काम करते हैं, ठीक है। दोनों कहाँ, दोनों निर्वात में। कोई पूछे स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल निर्वात में काम कर सकते हैं, तो आप बोलना हाँ, दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बल है, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बल है, हाँ ये भी सही बात है भाई, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बल है। जैसा हमने आपको बताया था, हमने आपको पढ़ाया है सदिश, कूलाम का सदिश नियम, वहाँ से सदिश नियम में प्रूव होता है। जो कूलॉम्स लॉ है न्यूटन के तीसरे नियम का अनुसरण करता है। मतलब हमारे पास दो अगर आवेश हैं, दो आवेश हैं Q1 Q2, क्या है, दो आवेश हैं R दूरी पर स्थित है, ये Q2 है और ये Q1 है। ये मान लो दोनों प्लस प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इनके बीच क्या होगा, इनके बीच प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर मान लो ये वाला आवेश इस पर कितना बल लगा रहा है, ये बल से धक्का दे रहा है F बल से, तो ये वाला आवेश भी इसको F बल से धक्का देगा। समझ में आई बात, ये F बल से इसको धक्का देगा, ये इसको F बल से, हाँ F2 ऐसे यहाँ लिख लो या यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ समझ लो भाई। ये था Q1
ये था, ये है अपना Q1, ये है अपना Q2, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इनके बीच दूरी R है। अब Q1 जितना बल Q2 पर लगाएगा, अगर मान लो Q1 दोनों बीच प्रतिकर्षण होगा, समान आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा, Q1 जितना बल से Q2 को धक्का देगा उतना ही बल से Q2 भी Q1 को धक्का देगा। समझ में आई बात? इसी को बोलते हैं यहाँ पर Q1 के द्वारा Q2 पर बल लगा, इसको बोलेंगे F12, Q2 के द्वारा Q1 पर लगा, इसको बोलेंगे F21। ठीक है, समझ में आई बात? इसीलिए तो देखो यहाँ दो बल हो गए, एक बल की दिशा F21 हो गई, दूसरे बल की दिशा F12 हो गई। दोनों बल की दिशा क्या है? दोनों बल एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत हैं, दोनों बल एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बल है। क्रिया प्रतिक्रिया कहाँ काम करता है? न्यूटन का थर्ड लॉ है भाई, दोनों बल बराबर होंगे और एक दूसरे के विपरीत होंगे ना। वेक्टर में क्या पढ़ते हो? अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों का परिमाण, अगर दोनों का परिमाण बराबर है तो हम लिखते हैं ना वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी लिख देते हैं ना। वैसे यहाँ पर भी लिखा गया है वेक्टर 12 बराबर माइनस F12, दोनों बल बराबर होंगे लेकिन एक दूसरे के विपरीत होंगे। आगे देखना, ये अध्यारोपण सिद्धांत लागू होता है। जो स्थिर वैद्युत बल है इन पर अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है यहाँ पर भी अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। मतलब दोनों अध्यारोपण का सिद्धांत के नियम का पालन करते हैं। जोर से बोलो जय माता दी। ठीक है ना, समाप्त हो गया भाई। स्थिर वैद्युत बल क्या हुआ? हमने दोनों के बीच में स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में क्या कर लिया हमने? दोनों के बीच में हमने क्या पढ़ लिया? सिमिलरिटीज क्या थी, आई मीन समानता क्या थी और असमानता क्या थी, हम लोग पढ़ लिए। थोड़ा सा बता देते हैं भाई अध्यारोपण सिद्धांत क्या था, क्योंकि हर एक पॉइंट क्लियर करते आए हैं तो भाई लास्ट पॉइंट भी तो क्लियर करना बनता है। अदरवाइज भाई आपका मेरे से पढ़ने का क्या फायदा? चले आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आजा आजा आ जाओ आजा आजा। देखो भाई, देखो 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 क्या पढ़ने वाले थे? अध्यारोपण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अध्यारोपण का। देखो बच्चा, अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है ना, नहीं बताएंगे, हम नहीं बताने वाले, बताएंगे भाई, परेशान हो तो थोड़े से, हम ऐसे हैं नटखट से हैं थोड़े से, ठीक है, शरारती इंसान। आओ देखो, बड़े हो गए बात अलग है, टीचर बन गए हो भी बात अलग है, थोड़े से आप ही लोग जैसे हैं बदमाश टाइप के। देखो भाई, अध्यारोपण सिद्धांत ये कहता है ना, यहाँ पर अगर कोई आवेश रखा है, सपोज करो यहाँ पर कोई आवेश प्लस क्यू है, यहाँ पर कोई आवेश माइनस क्यू है, दिख रहा है? यहाँ पर कोई आवेश माइनस Q2 है, ऐसे मान लो यहाँ कोई आवेश प्लस Q है, यहाँ कोई आवेश माइनस Q1 है, यहाँ कोई आवेश प्लस Q2 है, यहाँ कोई आवेश है प्लस Q3, यहाँ कोई आवेश है प्लस Q4 माइनस Q4, इनके बीच दूरी R है, R1 है, इनके बीच दूरी R4 है, इनके बीच की दूरी R2 है, इनके बीच की दूरी R3 है। तो इस पर जो Q आवेश है, बीच में Q आवेश है, इस पर लगने वाला कुल बल, इस पर लगने वाला बल, इन सभी के द्वारा लगाए गए बलों के का परिणामी होता है क्या? सदिश योग के बराबर होता है। हम यहाँ पर ये करते हैं, अगर ऐसे बहुत से आवेश स्थित हैं तो एक बार हम इसके और इसके बीच लगने वाला बल निकालते हैं। मान लो F1 निकाल रहे हैं, इसके बीच कितना बल लग रहा है वो देखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में कैपिटल Q इंटू में Q1 में R1 का स्क्वायर। उसके बीच में हम दूसरा बल निकालेंगे, यहाँ पर कौन सा है? RQ4 है ना, चलो F4 लिख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में फिर Q4 में R4 का स्क्वायर। ऐसे ही Q2 के लिए निकालेंगे, Q3 के लिए निकालेंगे और सब जोड़ लेंगे तो उनका जो सदिश योग आएगा, जो भी सदिश योग आएगा वही इस पर समझ लो बल काम कर रहा होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है गुरुत्वाकर्षण नियम पर भी। अब हम गए हैं थक, गर्मी बहुत है भाई, थक चुके हैं। अगर आपको अध्यारोपण सिद्धांत हमने थोड़ा बताया है, नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, सॉरी आज हम अध्यारोपण सिद्धांत को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। वैसे और टॉपिक तो क्लियर हो गया है ना, और सारे टॉपिक क्लियर हैं, इस पर अलग से छोटी सी वीडियो बना देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, वैसे समझ में कहाँ से आएगा, हमने ज़्यादा बताया भी नहीं अध्यारोपण के बारे में, थोड़ा तो बताया कि अगर एक आवेश है उसके चारों तरफ बहुत से आवेश स्थित हैं। देखो एक बात समझना, यहाँ पर कितने आवेश हैं? 1 2 3 5 आवेश है ना। यहाँ पर कितने आवेश थे बच्चा? इसको इरेज करते हैं, बहुत हो गया मजा। 5 आवेश था, 1 2 3 4, बीच में 5।
और हम कूलाम का नियम किस लिए पढ़े हैं? कूलाम के नियम में पढ़े थे कि कूलाम का नियम केवल केवल दो बिंदु आवेश के लिए था। किसके लिए था? दो बिंदु आवेश के लिए था। स्वाहा। जो कूलाम का नियम था दो बिंदु आवेश के लिए था। और यहाँ पर बहुत सारे आवेश हैं भाई, यहाँ पर बहुत सारे आवेश हैं, तो क्या यहाँ पर कूलाम का नियम काम करेगा? बोलो, काम करेगा कि नहीं? यहाँ पर कूलाम का नियम इतना ध्यान रखना केवल दो आवेशों के लिए होता है। जब दो से अधिक आवेश आता है, अगर किसी निकाय में दो से अधिक आवेश है तो हर जगह अध्यारोपण का सिद्धांत काम करेगा। हर जगह अध्यारोपण का सिद्धांत ही काम करेगा। और उस सिद्धांत में करते क्या है, ध्यान देना। एक बार इस आवेश के कारण इस पर कितना बल लग रहा है उसको निकालेंगे। फिर मतलब Q1 के कारण Q पर कितना बल लग रहा है निकाला हमने। Q4 के कारण Q पर कितना बल लग रहा है निकाला। Q2 के कारण Q पर कितना बल लग रहा है वो भी निकाला। Q3 के कारण Q पर कितना बल लग रहा है वो भी निकाला। साथ में दिशा भी निकालते जाएंगे, ठीक है। और सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जो भी परिणाम ही आएगा वही Q पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल होगा। समझ में आई बात? ऐसे ही काम होता है कहाँ पर, गुरुत्वाकर्षण बल में। एक पिंड रखा हो तो कई सारे पिंड वहां पर और डाल दो, तो सबके बीच जो भी बल लगता है उसका परिणामी बल ही बीच वाले पिंड पर काम कर रहा होगा। ठीक है भाई, आज पहले ही हमने बताया कि हम थक गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। कमेंट करना अगर आपको अध्यारोपण सिद्धांत जानना होगा। अगर आपको जानना होगा तो हम बताएंगे, अदरवाइज फालतू क्यों बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।